गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने आपकी जो बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो यूनिट 5th चल रही थी अपनी, उसमें पिछली क्लास में हमने आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए थे उन क्वेश्चंस की बात की थी। उनमें अपन ने देखा था कि सॉल्वेशन विलायकन अभिक्रियाएं क्या होती है। इसके अलावा अपन ने देखा था कि आपकी रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन एजेलिय विलायक क्या है, इनके बारे में अपन ने देख लिया था। आज की क्लास में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पिछली एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्यों या क्या कारण है कि एसिटिक अम्ल जल में दुर्बल अम्ल की तरह बिहेव करता है जबकि अमोनिया में प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्यों? तो आज का आपका क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल जल में, क्वेश्चन है आपका एसिटिक अम्ल जल में दुर्बल अम्ल की तरह दुर्बल अम्ल की तरह किंतु अमोनिया में दिख रहा है, किंतु अमोनिया में प्रबल अम्ल की तरह कार्य करता है, क्यों? या हम प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शन करता है, क्यों? समझाइए। तो ये हो गया आज का अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एसिटिक अम्ल की जल में रिएक्शंस करवाते हैं। तो आंसर क्या होगा, देखिए ये आपका एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अपन किससे करवाते हैं? इसकी अभिक्रिया मान लो अपन किससे करवाते हैं? जल से, ठीक है। तो देखिए आपका जो H2O है, यह है दुर्बल प्रोटॉन ग्राही है, दुर्बल प्रोटॉन ग्राही है। क्या है? दुर्बल प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन ग्राही है, ठीक है। तो H2O के द्वारा दुर्बल प्रोटॉन ग्राही होने के कारण यह क्या करेगा? एसिटिक अम्ल से दुर्बल रूप से H+ लेगा, यानी H+ का जो अट्रैक्शन रहेगा वो कम होगा। अब दुर्बल प्रोटॉन ग्राही होने के कारण जो CH3COOH आपका एसिटिक अम्ल है, इसका जो वियोजन होगा या इसका जो आयनाइजेशन होगा वो भी आंशिक रूप से होगा, पूर्ण रूप से ये आयनाइज नहीं होगा, ठीक है। किसके कारण? दुर्बल प्रोटॉन ग्राही होने के कारण। अगर ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा तो अपना H+ क्या करेगा? दुर्बल रूप से H2O को देगा, ठीक है। क्या करेगा? दुर्बल रूप से अपना H+ को देगा, तो ये इसकी तरह बिहेव करेगा, दुर्बल अम्ल की तरह। दुर्बल अम्ल होगा, क्यों? क्योंकि ये H2O एक दुर्बल प्रोटॉन ग्राही होने के कारण इसके H+ टेंडेंसी जो देने की टेंडेंसी है वो कम होगी, अर्थात ये अपने आयनों में डिसोसिएट पूर्ण रूप से नहीं होगा, आंशिक रूप से आयनाइज होगा। इस कारण इसकी जो एसिडिटी है वो कम होगी और आपका एसिटिक अम्ल जल के अंदर दुर्बल अम्ल की तरह
बिहेव करता है। ठीक है, और रिएक्शंस क्या बनेगी देख लीजिए, CH3COO में तो आ गया आपका नेगेटिव चार्ज और आपका H3O हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है? क्लियर है? तो दुर्बल प्रोटॉन ग्राही होने के कारण आपका जो एसिटिक अम्ल है ये दुर्बल अम्ल की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्या था, अमोनिया में प्रबल अम्ल की तरह कार्य करता है। तो देख लीजिए ये आपका CH3COOH, तो दूसरा क्या है NH3 अमोनिया। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो अमोनिया है, यह अमोनिया या इस अमोनिया में जो H+ के लेने की टेंडेंसी है, यानी जो H+ को ग्रहण करने की क्षमता है, वो H2O की तुलना में कई गुना ज्यादा है। मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रबल प्रोटॉन ग्राही है। क्या है? अमोनिया प्रबल प्रोटॉन ग्राही है। तो लिख देता हूं यहां पे प्रबल प्रोटॉन ग्राही, प्रबल प्रोटॉन ग्राही है। तो ये प्रबल प्रोटॉन ग्राही होगा तो क्या करेगा, एसिटिक अम्ल से, इस एसिटिक अम्ल से फटाफट से क्या कर लेगा, H+ को ले लेगा। यानी इस H+ के जो लेने की टेंडेंसी है अमोनिया की वो बहुत ज्यादा है। प्रबल प्रोटॉन ग्राही होने के कारण ये H+ को फटाफट से ले लेगा। दूसरी बात ये कि जो CH3COOH है उसकी आयनाइजेशन, उसका आयनन भी है वो क्या होगा, शीघ्रता से होगा और पूर्ण रूप से ये आयनित हो जाएगा। इसकी वजह से अमोनिया के प्रबल प्रोटॉन ग्राही नेचर की वजह से। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से आयनाइज हो जाएगा, अर्थात अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा और H+ को देने की टेंडेंसी पहले की तुलना में कई गुना इसकी बढ़ जाएगी। तो ये क्या कर देगा, फटाफट से अपना H+ डोनेट करेगा या दे देगा। तो जो जितना ज्यादा इजीली H+ देगा वह उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होता है। तो ये पूर्ण रूप से आयनाइज हो जाएगा, इसलिए ये कैसा बिहेव करेगा, यहाँ पे प्रबल अम्ल की तरह प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, और क्या बना देगा, रिएक्शन क्या बन जाएगी आपकी, वही CH3COO में नेगेटिव चार्ज आएगा और NH4 पॉजिटिव में क्या कर दिया, एक प्रोटॉन ग्रहण कर लिया तो आपका NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया कि क्यों आपका एसिटिक अम्ल जल में दुर्बल अम्ल की तरह कार्य करता है जबकि अमोनिया में प्रबल अम्ल की तरह कार्य करता है। क्यों? H2O में जो एसिटिक अम्ल है वो दुर्बल रूप से आयनिक होता है और H+ देने के जो नेचर है H2O के साथ, जो H2O का जो नेचर है वो दुर्बल प्रोटॉन ग्राही होने के कारण यह दुर्बल अम्ल की तरह बिहेव करता है, जबकि अमोनिया में यह पूर्ण रूप से आयनाइज हो जाता है और अमोनिया का जो नेचर है वो H+ को लेने का ज्यादा है या प्रबल प्रोटॉन ग्राही होने के कारण यह एसिटिक अम्ल का जो नेचर हो जाता है इसके अंदर क्या हो जाता है, प्रबल अम्ल की तरह हो जाता है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्यों होते हैं समझ में आ गया होगा आपका। एसिटिक अम्ल द्रव अमोनिया में प्रबल अम्ल की तरह बिहेव करता है जबकि H2O में दुर्बल अम्ल की तरह बिहेव करता है। हर साल, एक साल छोड़ के एक साल ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको इजीली। ठीक है, सब कुछ मैंने समझा दिया है। अब आप क्या करोगे, फटाफट से इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है एग्जाम में आपसे।
देखिए अपन जो भी आपके जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, या आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वह क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट आगे, परक्लोरिक अम्ल जिसे अपन क्या कहते हैं HClO4, परक्लोरिक अम्ल जल में एक परबल अम्ल की तरह दिख रहा है। परबल अम्ल की, या जल में एक परबल अम्ल है, ऐसे मान लो जल में एक परबल अम्ल है, जबकि निर्जल H2SO4 में दुर्बल अम्ल होता है, क्यों? ठीक है, तो देखिए HClO4 जल में तो क्या है, एक परबल अम्ल की तरह बिहेव करता है, जबकि आपके निर्जल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, निर्जल सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 में दुर्बल अम्ल होता है, क्यों? तो देखिए इसका आंसर आपको इजीली पता चल जाएगा। तो आपको पता है जो HClO4 है ये परबल प्रोटॉन दाता है, यानी HClO4 ये परबल H+ क्या करता है, देता है, परबल प्रोटॉन दाता है। तो परबल प्रोटॉन दाता होने के कारण यह प्रबल एसिडिक गुण रखता है। आई बात समझ में, प्रबल एसिडिक गुण रखता है। ठीक है, तो देख लीजिए इनकी अम्लों की प्रोटॉन देने के कारण जो अम्लता का नेचर है वो भी मैं बता देता हूं आपको। पर्पल प्रोटॉन दाता आपका क्या होगा, HClO4 होगा, फिर Hi होगा, फिर आपका HBr होगा और फिर आपका HCl होगा। आई बात समझ में, यानी सबसे ज्यादा H+ देने का जो नेचर होगा वो किसका होगा, HClO4 का होगा। आई बात समझ में। फिर उसके बाद में आपका किसका होगा, Hi का, फिर HBr का और फिर HCl का। तो प्रोटॉन देने की मैं लिख देता हूं यहां पे, आंसर है आपका प्रोटॉन देने की अम्लीय प्रकृति का क्रम, अम्लीय प्रकृति का क्रम। क्लियर है, प्रोटॉन देने की अम्लीय प्रकृति का क्रम हो गया। ये कौन सा क्रम है, घटता हुआ क्रम है। अब देखिए यदि आप HClO4 को जैसे ही H2O में डालोगे तो H2O की, जैसे H2O के अंदर डालोगे तो H2O HClO4 से प्रोटॉन इजीली ले लेगा। ठीक है, तो इजीली ले लेगा, फटाफट से ले लेगा, कहने का मतलब ये है। तो H+ का HClO4 द्वारा इजीली H+ का डोनेशन कर दिया जाएगा। तो प्रबल रूप से जो ग्राही है H2O परमाणु प्रबल रूप से आपका क्या करेगा,
HClO4 से H+ ले लेगा। तो इसी कारण प्रबल प्रोटॉन दाता के कारण आपका HClO4 H2O में प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि जल की तुलना में ये सभी अम्ल पूर्ण रूप से जल के अंदर आयनाइज हो जाएंगे और अपना H+ इजीली दे देंगे। किसको? जल को। तो जल के अंदर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं या प्रबल प्रोटॉन देने की प्रकृति होने के कारण ये सभी क्या होंगे, जल के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेंगे, प्रबल अम्ल की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर है? लेकिन निर्जल H2SO4 में क्या होगा? निर्जल H2SO4 में क्या होगा, देख लीजिए। निर्जल H2SO4 में ये सभी अम्ल ऊपर वाले तो मैंने बताए हैं आपको। निर्जल H2SO4 में क्या करेंगे, जैसे निर्जल H2SO4 में इनको डाला जाएगा तो ये सभी जो मैंने बताया HClO4 वगैरह आपके HIHBr HCl जितने भी है, तो HClO4 क्या होगा, पूर्ण रूप से आयनाइज नहीं होगा, अर्थात पूर्ण रूप से अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होगा और इस H2SO4 की जो H+ लेने की जो टेंडेंसी है वो H2O की तुलना में काफी कम है। तो ये अपना H+ HClO4 H2SO4 को नहीं दे सकता। अब H2SO4 को H+ ही नहीं दे रहा है तो एसिडिक गुण कैसे प्रदर्शित करेगा, यानी ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा या बहुत क्या कम होगा उसका H+ लेने का नेचर। तो क्या कह सकते हैं अपन, ये दुर्बल अम्लीय होता है किसके अंदर, निर्जल H2SO4 के अंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों आपका जो परक्लोरिक अम्ल है HClO4 है, क्यों आपका जल के अंदर प्रबल अम्ल की तरह गुण रखता है, जबकि निर्जल H2SO4 में दुर्बल अम्ल की तरह गुण रखता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ऑर्डर और ये क्वेश्चंस आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो एग्जाम में पूछा हुआ आपसे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है, धातु अमोनिया विलयन, धातु अमोनिया विलयन विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, क्यों? तो देखिए इसमें क्या होगा, तो देखो क्यों होते हैं धातु अमोनिया विलयन विद्युत के अच्छे चालक। तो देखो जब भी किसी धातु को, जैसे कोई भी आपकी क्षारीय धातु है या क्षारीय मृदा धातु है, जब भी किसी क्षार धातु को या क्षारीय मृदा धातु को अमोनिया विलयन में मिलाया जाता है तो धातु अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, तो जैसे ही धातु को अमोनिया विलयन में अपन डालते हैं या किसी धातु से अमोनिया विलयन
के द्वारा जो रिएक्शंस करवाई जाती है उसमें धातु परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर अमोनीकृत धनायन व अमोनीकृत ऋणायन बनाता है। अमोनीकृत धनायन व अमोनीकृत ऋणायन बनाता है। कैसे, देख लीजिए रिएक्शन बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई मेटल्स है, मेटल्स में कोई भी चार्ज होगा, प्लस एन मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं अपन। सॉलिड अवस्था में इसमें अपन मान लो जो लिगेंड्स है, या मान लो X + Y अमोनिया लिगेंड्स अपन क्या कर रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं। तो आपका क्या बनेगा, अमोनीकृत ऋणायन और अमोनीकृत धनायन क्या है वो चीज मैं बता रहा हूँ। तो देख लीजिए मेटल आ गया आपका, इस मेटल के साथ मान लो आपका कोई बन रहा है NH3 X पॉजिटिव, और आपका बन रहा है, दिख रहा है सेल से NH3 Y नेगेटिव। क्लियर है, दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है। तो देखिए तो इस धातु अमोनिया विलयन में जो आपके अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन्स है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन्स है वह मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। भाई अपन ने क्या किया, धातु अमोनिया किसी धातु को अमोनिया विलयन में डाला तो धातु ने अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर अमोनियत धनायन व अमोनियत ऋणायन का निर्माण किया। कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो देखो धातु अमोनिया विलयंस में अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स मुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, और यह विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अतः अपन कह सकते हैं कि धातु अमोनिया विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। क्लियर है? रिएक्शन उतार लीजिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, मुक्त अवस्था में अभिगमन करते हैं, अर्थात इनका स्वतंत्र अभिगमन संभव है। तो स्वतंत्र अभिगमन होने के कारण ही आपका क्या होगा, ये धातु अमोनिया विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। हो गया? आगे देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वह क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया लिखिए जिसमें जल क्षार की तरह व्यवहार क्या करता है, क्षार की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, या क्षार की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, ऐसी विक्रिया लिखिए जिसमें जल क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो देखिए लिख देते हैं, इजी है, सोचो, देखिए समझ में आ जाएगा। तो मैं देखता हूं, आपको तो पता नहीं समझ में, मैं कहना मतलब आपको पता नहीं याद आएगा या नहीं आएगा, पर देख लीजिए आंसर क्या होगा इसका। एक ऐसी अभिक्रिया लिखिए जिसमें H2O क्या कर रहा हो, क्षार की तरह बिहेव कर रहा हो। मैंने पहले बता दी, अगर आपने पहले क्लास अटेंड की है
तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, ये रहा आपका H2। इस H2O की अभिक्रिया, इस H2O की अभिक्रिया किससे करवा दें कि ये क्षार की तरह बिहेव करे? किससे करवाएं? तो देखो, इसकी अभिक्रिया में करवा दूं HCl से। तो एक मिनट, HCl से तो नहीं होगी, सोचो देखें किससे करवाएं? क्षार की तरह बिहेव करें। हाँ, HCl से करवाओ भाई, HCl से सही है, क्योंकि HCl क्या करेगा? H पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा। क्लियर है? तो H पॉजिटिव ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा H2, H2 क्या करेगा? जैसे H प्लस ग्रहण करेगा, प्रोटॉन ग्रहण करेगा, तो प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्या होंगे? अम्ल होंगे। पता है ना, पिछली जो अपन ने थ्योरी पढ़ी, H प्लस क्या होते हैं? जो H प्लस ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं, और H प्लस देने वाले क्या होते हैं? आपके अम्ल होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, पता है ना? अरे ब्रांचेट ने बताया था क्या? ब्रांचेट में बोरिया उदाहरण क्या थी अपनी? ब्रांचेट ने क्या बोला था? जो H प्लस देते हैं अम्ल कहलाते हैं, जो H प्लस ग्रहण करते हैं क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पे HCl के द्वारा H प्लस दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ये तो क्या होगा? आपका अम्ल होगा, और H2 क्या होगा? H2 द्वारा H प्लस ग्रहण किए जा रहे हैं, तो H2 क्या होगा? आपका क्षार होगा। तो क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव और आपका Cl नेगेटिव। क्लियर है? तो ये है आपकी वो अभिक्रिया जिसमें H2O क्षार की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। हो गया? क्लियर है? आगे देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, वो क्या है? क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न अम्ल व क्षारों के, निम्न अम्ल व क्षारों के सहयुग्मी अम्ल क्षारों, सहयुग्मी अम्ल व सहयुग्मी अम्ल व सहयुग्मी क्षारों को सहयुग्मी क्षारों, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। सहयुग्मी अम्ल व सहयुग्मी क्षारों के सूत्र लिखिए, ऐसे पूछा हुआ है के सूत्र लिखिए। तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको, जैसे एक तो दे रखा है HCl C2H5 OH, और दे रखा है आपका क्या? देख लेते हैं, HCO3 माइनस, और दे रखा है C5H5N। ठीक है, तो देखो इनमें से आपको बताना है कि कॉन्जुगेटेड एसिड्स कौन है और कॉन्जुगेटेड बेस क्या है। कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है और कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, चार दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो देखो तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं, ये है आपका, एक तो अपन को लिखना है कॉन्जुगेटेड बेस,
यानी सहयुग्मी क्षार लिख देते हैं, सहयुग्मी क्षार बताना है अपने को और सहयुग्मी अम्ल बताना है। तो देखिए ये अम्ल है अपना, तो इसका सहयुग्मी क्षार क्या होगा आपका साइनाइड माइनस। ये आपका सहयुग्मी क्षार माइनस आ रहा है, तो ये क्षार है, सहयुग्मी क्षार है, तो इसका सहयुग्मी अम्ल क्या होगा आपका H2CO3। इसको देख लीजिए, एल्कोहल कैसे नेचर का होता है, एल्कोहल को अपन क्या कह सकते हैं बताइए। देखिए आपका एल्कोहल यदि H+ दे रहा है, यदि एल्कोहल H+ दे रहा है तो ये आपका क्या होगा अम्ल होगा, तो इसका सहयुग्मी क्षार क्या होगा C2H5 O नेगेटिव, और यहाँ पे ये आपकी पाइरीडीन C6H5N है, ठीक है, इसे पाइरीडीन बोल सकते हैं अपन। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसका सहयुग्मी अम्ल क्या होगा C6H5NH, ठीक है। इसके अलावा आपसे और भी पूछ सकता है, आप उनको भी बता सकते हो, ये चीज क्लियर है। तो ये तो हो गया आपके सहयुग्मी क्षार, निम्न अम्ल व क्षारों के सहयुग्मी अम्ल व सहयुग्मी क्षारों की सूत्र लिखिए। तो देखिए सहयुग्मी क्षार तो आपका ये हो गया, ठीक है, और सहयुग्मी अम्ल आपकी ये हो गई। यदि इनसे सहयुग्मी क्षार बनाने हैं तो सहयुग्मी क्षार क्या बन जाएंगे आपके, ये बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। अम्ल है, अम्ल से क्षार बनाएंगे तो आपके यही तो बनेंगे। याद करो ट्रांसटेट एवं लोरी अवधारणा, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी, क्या कहा था वहां पे, यदि अम्ल से अपन एक H प्रोटॉन निकालते हैं तो उसका सहयुग्मी क्षार प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से H+ निकाला तो उसका क्षार प्राप्त होगा साइनाइड प्राप्त हो गया, यहाँ से एक H+ निकाला तो उसका क्षार प्राप्त होगा क्या हुआ C2H5O नेगेटिव। और सहयुग्मी क्षारों में यदि एक H+ जोड़ देते हो तो उसका सहयुग्मी अम्ल प्राप्त होता है। तो सहयुग्मी अम्ल क्या हुआ, इसमें H+ जोड़ा, HCO3 में एक H+ जोड़ा तो क्या बना, सॉरी कहाँ पे गया वो, हाँ ये रखा है H2CO3, सही कर लेना। H2CO3 एक H जोड़ दिया तो कॉन्जुगेटेड बेस था ये ऑलरेडी पहले, यदि एक H+ जोड़े तो उसका सहयुग्मी अम्ल प्राप्त होगा, तो सहयुग्मी अम्ल अपने को प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसमें देखिए जो C6H5 था, C6H5 है, ध्यान रखना, C6H5 में एक H जोड़ देंगे तो जैसे H जोड़ेंगे तो उसका सहयुग्मी अम्ल प्राप्त हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो ये HCl है और ये मान लो आपका Br नेगेटिव है। इसका आपको क्या बनाना है, इसका इस HCl का आपको बनाना है कॉन्जुगेटेड बेस, ये एसिड है। तो एसिड से एक H+ निकालेंगे तो उसका सहयुग्मी क्षार प्राप्त होगा, और क्या किस श्रेणी में लेके जाएंगे उसको, यहाँ पे आ जाएगा Cl नेगेटिव, समझ में आ गया। अब Br है, Br में यदि अपन एक H+ जोड़ेंगे तो ये आपका क्षार है, तो क्षार में एक H+ जोड़ेंगे, बेस के अंदर अपन क्या करेंगे, यदि एक H+ जोड़ेंगे तो उसका सहयुग्मी क्या प्राप्त होगा, सहयुग्मी अम्ल प्राप्त होगा। देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे आपका प्राप्त होगा HBr। ऐसे और ले लो HSO4 नेगेटिव मान लो, तो ये आपका सहयुग्मी क्षार है, तो कौन सी श्रेणी में जाएगा, ये देख लीजिए ये सहयुग्मी क्षार है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। अब सहयुग्मी क्षार में एक यानी इस बेस के अंदर अपन यदि एक H+ जोड़ेंगे तो उसका क्या प्राप्त होगा, सहयुग्मी अम्ल प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा आपको H2SO4। आई क्या बात समझ में आया। ऐसे मान लो यदि H2SO4 है, इसको किस में लेके जाएंगे, इसमें से अपन एक H+ निकाल दें तो इसका क्या प्राप्त होगा, इसका अपने को सहयुग्मी क्षार प्राप्त होगा। कैसे, देखिए यदि एक H+ निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा, ये HSO4 नेगेटिव। समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सहयुग्मी अम्ल क्षार क्लियर है, अच्छे से मैंने बता रखा है। आप ब्रांचटेंट एवं लोरी अवधारणा जो प्रीवियस ईयर की क्लासें हो रखी है वहाँ पे देख लेना, वहाँ से पढ़ लेना और समझ लेना
कि ब्रांचलेट और लोरी अवधारणा में जो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस है उनको कैसे बताया गया है, वहां से और अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है, क्लियर है। अब इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को अपन 1 बाय 1 करते हुए सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो सभी जो प्रीवियस ईयर में आपको 5 ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी भी अपन साथ साथ में यूनिट वाइज बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी यूनिट खत्म होएगी वैसे वैसे अपन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस आपकी क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कब पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे अपन बाद में पढ़ेंगे।